हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी दो वीडियो कर चुके हैं, 2 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग वैदिक काल और मौर्यन और जितने भी महाजनपदा और प्लस जितने भी वंश थे उसके बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे, मौर्यन तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग इस नए सेशन में करने वाले हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो आपका मौर्य के समय डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थे, प्लस समाज कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर क्या था, सारे कुछ को हम लोग कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग कवर करेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड यहाँ पे आप लोग देखिए। पहले एक ओवरव्यू ले लीजिए स्लाइड का। तो देखिए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में खास क्या था। देखिए मैं इंग्लिश में भी लगा दिया हूँ ताकि किसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए मोनार्कल था, रिपब्लिक था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, उसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, रीजनल था, प्रोविंशियल था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, सारा कुछ ये था। फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए क्या क्या था। तो मौर्यन एम्पायर वाज कार्व्ड इनटू 4 प्रोविंस, 4 पार्ट में बांटा हुआ था, विद द सेंट्रल हेडक्वार्टर लाइंग इन द पाटलिपुत्रा। सेंट्रल हेडक्वार्टर जो था वो आपका पाटलिपुत्रा में था। तो देखिए एक उत्तरा पक्ष, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, हिंदी में भी दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए आप पहले इसको। उत्तरा पक्ष नॉर्दर्न प्रोविंस को तक्षशिला जिसका हो गया, अवंती पदा जो वेस्टर्न प्रोविंस है उज्जैन में, दक्षिण पदा जो कि सौदर्न प्रोविंस है स्वर्णागिरी में, और प्राच्य पदा है ईस्टर्न प्रोविंस जो कि तोसाली मॉडर्न धौली में है। तो अब देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं इसको। तो मौर्य प्रशासन का स्तरीय, चलिए थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से आप लोग को दिखेगा। तो देखिए साम्राज्य और सम्राट। तो देखिए इसमें प्रांत, प्रांत कितने थे? 5 थे। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग और मध्य में प्राची, मध्य प्रदेश यानी प्राची। राजधानी थी उत्तरापथ की तक्षशिला, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी, अवंती का था उज्जैनी, कलिंग का था तोशली, और मध्य प्रदेश प्राची का था पाटलिपुत्र। ये जो सेंट्रल, जहाँ से सारा एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन को संभाला जाता था। तो ध्यान रखिएगा इसको। अब इधर जो हायरार्की है साम्राज्य का, तो पहले प्रांत होता था, फिर मंडल, फिर उसके बाद आहार या विषय, फिर स्थानिक। तो स्थानिक क्या था? स्थानिक में होता 800 ग्रामों का समूह था। कितने ग्राम का? 800 ग्राम का। जिले के प्रशासनिक अधिकारी था जो समाहर्ता के अधीन था। उसके बाद है आपका दोनमुख, 400 ग्रामों का। 800 ग्राम का समूह को स्थानिक बोलेंगे और 400 ग्रामों का समूह को क्या हम लोग कहेंगे? तो द्रोणमुख कहेंगे। ध्यान रखिएगा इसको। फिर है खारवटिक, ये 200 ग्रामों का। तो देखिए 100, 200, 400, 800, मतलब 100 का डबल 200, 200 का डबल 400, 400 का डबल 800, कुछ इस तरीके से विभाजन किया गया था। तो देखिए 200 ग्रामों का समूह को क्या कहते थे? खारवटिक। और संग्रहण कहते थे 100 ग्रामों के समूह को। तो इस तरह से याद रखिएगा, पहले संग्रहण हो जाएगा, फिर खारवटिक हो जाएगा, फिर द्रोणमुख होगा, फिर स्थानिक होगा। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद ग्राम। ग्राम क्या होता है? प्रशासन में सबसे छोटी इकाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में कि मौर्य प्रशासन के समय जो सबसे छोटी इकाई थी उसको क्या कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये था आपका ग्राम। और इसका खास बात क्या था? प्रधान ग्रामिक कहलाता था। इसका प्रधान को ग्रामिक कहलाता, तो जो राजकीय कर्मचारी नहीं था, ये सरकारी या राजकीय कर्मचारी नहीं था। तो इसको देख लीजिए फिर से एक बार, किस तरह का था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। 4 बांटता था। सेंट्रल पार्ट उसको, जो कि यहाँ पे 5 दे दिया गया, 1, 2, 3, 4 ये हो गया। और उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल में जो पाटलिपुत्रा था, इसका बीच में यहाँ से कंट्रोल होता था, ये पाटलिपुत्र था। ध्यान रखिएगा। देख चुके हैं हम लोग ये सारा कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, देखते हैं।
सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो नगर शासन जो था आपका किस तरीके का था। तो देखिए मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। जो नगर का सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो कि 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। ध्यान रखिएगा, टोटल 30 थे, एक समिति में 6 लोग थे और 6 समितियां थी और 5 लोग थे, तो 6 × 25 6 × 5 30 हो गया। तो 6 समितियां 5 लोग, एक 5 हमेशा ऐसे अपना हाथ को मतलब इमेजिन करके देखिए, 5 उंगली है तो 5 सदस्य थे। और समितियां ये 5 उंगली मिलकर क्या एक समितियां, तो कुल 30 लोग थे, 30 सदस्य होता तो कितना 6 समितियां बन गया। तो देखिए प्रथम समिति था उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति थी विदेशियों का देखरेख। तृतीय समिति था जनगणना। जैसे आज के आदमी काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ उसी प्रकार का मान के चलते हैं। फिर चौथी समिति व्यापार एवं वाणिज्य। पांचवा समिति है विक्रय व्यवस्था का निरीक्षण करना। छठी समिति है विक्रय कर वसूलना। विक्रय कर मूल्य का 10वां भाग था और कर की चोरी पर मृत्युदंड की सजा। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हायरार्की दिया हुआ है कि किंग जो है सेंटर हेड में रहेगा, फिर प्रोविंस में मेन ऑफिसर रहेगा जिसको कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था, उसके बाद मंडल, उसमें कमिश्नर या प्रादेशिक रहता था। ये हायरार्की एडमिनिस्ट्रेशन का, ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का हायरार्की दिया गया है। तो इसको देख लीजिए एक बार। आहार डिस्ट्रिक्ट स्थानिक बोला जाता था। स्थानीय 100 800 ग्रुप जो हम लोग ऊपर कवर कर चुके हैं, इस वाले में जो हम लोग देखिए कवर किए, ये स्थानिक द्रोणमुख वही चीज है यहाँ। स्थानिक द्रोणमुख, पौरातिक, संग्रहण, विलेज ग्रामीणी, तो वही चीज को यहाँ डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया गया है जो हम लोग इसमें देखे थे, ये वाला पोर्शन। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं मिलिट्री सिस्टम इन मौर्यन पीरियड। मिलिट्री सिस्टम क्या था। तो मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था जो था वो देखिए, सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। जो सैनिक का सर्वोच्च अधिकारी था वो अंतपाल कहलाता था। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त सेना को डाकुओं का गिरोह कहता था। जस्टिन जो था चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता था। अब यहाँ पे देखिए मेगास्थनीज सेना का संगठन के लिए पृथक सैन्य विभाग में जो 6 समितियों में विभाग था, प्रत्येक में 5 सदस्य थे। तो जैसे शहर में कुछ बांटा गया वहां उसी प्रकार यहाँ भी बांटा गया। तो प्रथम था जल सेना, द्वितीय था रसद सामग्री प्रबंधन, तृतीय था पैदल सेना, चौथा था अश्व सेना मतलब घोड़ा पे, और पांचवा था गज सेना यानी हाथी पे, और छठा था रथ सेना। तो देखिए 3 इधर याद हो जाएगा आपका, घोड़ा पे, हाथी पे, रथ पे, और एक पैदल तो रहता ही सैनिक, और 2 हो गया जो एक जल सेना मतलब कि नेवी कह सकते हैं, और दूसरा रसद सामग्री। एक सेना है जो वो सिर्फ सारा मटेरियल लॉजिस्टिक का काम देखेगी, खाने पीने का सामान ये सब का प्रबंधन करेगी। तो ये देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से किस तरह से गज देख सकते हैं। और ये कहीं कहीं आपको इस तरह का चीज आपको क्या बोलते हैं ये आपका म्यूजियम में दिख जाएगा। वही पिक्चर डाला गया है, सेना के बारे में सारा कुछ है, आप गौर से देख सकते हैं इसको जूम करके। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कोर्ट ड्यूरिंग मौर्यन, यानी कि मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो देखिए मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था है कठोर था। न्याय का उद्देश्य सुधारवादी न होकर आदर्शवादी था। सुधार करने के लिए नहीं बल्कि आदर्श को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। ग्राम सभा सबसे छोटी न्यायालय थी। ध्यान रखिएगा ग्राम सभा जो थी सबसे छोटी न्यायालय थी। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख है। कितने प्रकार के न्यायालय थे, 2। एक है धर्म स्थानीय न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो धर्म स्थानीय किस में जाएगा, तो ये सिविल में चल जाएगा, और कंटक शोधन जाएगा क्रिमिनल में। तो यहाँ पे देखिए धर्म स्थानीय न्यायालय दीवानी न्यायालय नागरिकों को पारस्परिक विवादों का निपटारा करती थी। और कंटक शोधन नाम से भी थोड़ा सा फौजदारी न्यायालय था। राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने के वाले विवाद को, मतलब राज्य जैसे ये मान लीजिए राज्य है और ये उसके नागरिक हैं, तो इसके बीच में या फिर नागरिक से नागरिक के बीच में जो विवाद होता था वो कंटक शोधन न्यायालय। यहाँ पे देखिए
कोर्ट है दो, एक सिविल है, क्रिमिनल है। तो सिविल में कौन सा आएगा? धर्मा धर्मास्थानीय। तो इसमें लोन, सेल, प्रोप्रेटरी, मैरिज, लैंड, ये सब डिस्प्यूट देखा जाएगा। और कंट शोधन में क्राइम, मर्डर, सेक्स ऑफेंस, ये देखा जाएगा। तो ये था आपका कोर्ट जुडिशियरी सिस्टम जिसको बोल सकते हैं, कोर्ट ड्यूरिंग मौर्यन या जुडिशियरी सिस्टम। अब है आपका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर। मौर्यन पीरियड में इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर क्या था उसको हम लोग देखेंगे। तो मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था, तो चलिए देख लेते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी। तो पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि मौर्य पीरियड में जो अर्थव्यवस्था थी किस पे आधारित थी? तो कृषि पे, पशुपालन पे और वाणिज्य पे, यानी कॉमर्स, जो ट्रेड एंड कॉमर्स था उस पे। अर्थशास्त्र में जुती हुई भूमि को, देखिए अर्थशास्त्र में जुती हुई भूमि को कृष्ट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें। जुती हुई भूमि को कृष्ट और बिना जुती हुई भूमि को अकृष्ट, इसको ध्यान रखिएगा। जुती हुई भूमि को, और ये कहाँ मेंशन है? अर्थशास्त्र में। जुती हुई भूमि को कृष्ट और बिना जुती हुई भूमि को अकृष्ट, एवं बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि को आदेव मातृक कहा जाता था। जिसमें वर्षा की जरूरत नहीं है फिर भी अच्छी खेती देती थी, उसको आदेव मातृक कहा गया है। अब देखिए मुद्रा का नाम यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे कॉइन देख सकते हैं आप अशोका टाइम में। तो चलिए मुद्रा का नाम है करसापन, चांदी का बना था। ये पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा। करसापन जो है मौर्यकालीन सिक्का है और ये चांदी का बना हुआ है। स्वर्ण का बना हुआ जो है, स्वर्ण का बना हुआ है वो है आपका स्वर्ण, अच्छा सॉरी नाम ही है इसका स्वर्ण, एक सेकंड, स्वर्ण। और ये सोने का बना हुआ है। करसापन जो है चांदी का है और स्वर्ण जो है सोने का बना हुआ है। मासक व कांकनी, कांकनी का तीन तरह के थे। मासक एवं कांकनी ये तांबे का बना हुआ था। मासक व कांकनी किसका बना हुआ है? तांबे का बना हुआ है। मुद्रा का परीक्षण करने वाला रूप दर्शक कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ये देखेगा कि मुद्रा सही है कि नहीं। जो उसका परीक्षण करेगा उसको कहा जाता था रूप दर्शक। अब यहाँ देखिए राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला अधिकारी, जो भूमि की व्यवस्था करेगा, यहाँ पे मुद्रा का परीक्षण करेगा उसको रूप दर्शक, और राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला अधिकारी सीता अध्यक्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इस भूमि से आने वाला आय को सीता कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, सीता अधिकारी को सीता अध्यक्ष, और जो आय से इनकम जो आएगा उसको सीता कहा जाता था। तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, और ये कॉइन देख सकते हैं। और अलग अलग डिफरेंट देखना है कॉइन तो बिल्कुल गूगल कर लीजिए, बहुत सारे कॉइन दिख जाएंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए सोशल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मौर्यकालीन समाज कैसा था? समाज मौर्यकाल में, तो मेगास्थनीय ने समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। समाज को 7 वर्गों में बांटा था, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितने में? 6 समितियां बनी थी उसके लिए। तो देखिए 7 वर्ग, एक दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है अहीर, चौथा है कारीगर। ये कोई सीक्वेंस में नहीं है, बस नाम देख लीजिए आप लोग। सैनिक है, निरीक्षक है, सभासद है, इतने वर्गों में बांटा गया था। अब मैं हायरार्की आपको दिखाऊंगा कि किसका ऊपर था। उससे पहले ये देख लेते हैं। समाज में देखिए तक्षशिला शिक्षा का सबसे प्रतिष्ठित केंद्र था मौर्य काल में। शिक्षा एजुकेशन लेने के लिए सबसे जो प्रसिद्ध सेंटर जो था वो था आपका तक्षशिला। सती प्रथा का प्रमाण नहीं, सती प्रथा उसमें नहीं होता था, कोई प्रमाण नहीं मिला। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को रूप जीवा कहा जाता था। वैश्यावृत्ति थी, उसका नाम था आपका रूप जीवा। इनके कार्यों इनके कार्यों का निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था। आगे है आपका मेगास्थनीज व स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं था। ध्यान रखिएगा, ये दोनों के अनुसार मेगास्थनीज और स्ट्रैबो बोले हैं कि उस समय भारत में दास प्रथा नहीं था, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का भी उल्लेख किया है। तो देखिए मेगास्थनीज और स्ट्रैबो का मानना है कि उस समय दास प्रथा आपका नहीं था, लेकिन कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का भी उल्लेख किया है। कहा कहा कि दासों के कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया जाता था। कौटिल्य ने उल्लेख किया है कि दास थे और उनको कृषि कार्यों में लगाया जाता था।
और यहाँ पे एक हायरार्की दिया गया है, आप देख सकते हैं उस मौर्यकालीन में। फराओ ये जो था टॉप पे, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल, फिर उसके बाद सोल्जर, फिर स्क्राइब्स, फिर मर्चेंट्स, फिर क्राफ्ट्समैन और फिर फार्मर एंड स्लेव्स, ये सबसे नीचे आते थे और ये सबसे ऊपर रहते थे। ये आपका हायरार्की है, नीचे से ऊपर का या ऊपर से नीचे का, जैसे भी देख लीजिए आप लोग। अब उसके बाद है आपका पोस्ट मॉर्यन। पोस्ट मॉर्यन में सबसे पहले आप डायग्राम देखें यहाँ पे कि किसका क्या क्षेत्र था मौर्य के बाद। सुंगा सुंगा उधरा, फिर चोलाज आया, पांड्याज आया, सतवाहना आया। तो ये आप फुर्सत में आप वीडियो को पॉज करके देखिए। लीजिए मैं और इसको जूम कर देता हूँ। और अभी हम लोग कवर करेंगे मौर्य मौर्य उत्तर काल में बिहार। तो एक था शिशु वंश और दूसरा था कण्व वंश, बिहार के रिस्पेक्ट में है और ये पूरा इंडिया के रिस्पेक्ट में है। तो देखिए शिशु वंश में मौर्य के बाद पुष्यमित्र शुंग, फिर अग्निमित्र और फिर देवहूति। तो चलिए पुष्यमित्र शुंग ये इसके बारे में देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की। देखिए हत्या करके अपना एक अलग शुंग वंश की स्थापना करता है। कट्टर ब्राह्मणवादी था शुंग वंश जो था, वो कट्टर ब्राह्मणवादी था। 2 अश्वमेध यज्ञ किए, इसके पुरोहित पतंजलि थे। तो ध्यान रखिएगा कितने, तो 2 अश्वमेध यज्ञ किए और इसके पुरोहित पतंजलि थे। इसी काल में पतंजलि महाभाष्य और मनुस्मृति की रचना की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पतंजलि ने महाभाष्य की, प्रश्न पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है कि पतंजलि किसके द्वारा रचित है, तो महाभाष्य के द्वारा, और मनुस्मृति मनु के द्वारा। फिर अग्निमित्र, अग्निमित्र एवं मालविका के प्रेम प्रसंग का महाकवि कालिदास मालविका अग्निमित्रम नामक रचना की। तो ये पूछा गया कि मालविका अग्निमित्रम किसकी नाटक है, किसके द्वारा रचित है, तो कालिदास के द्वारा। फिर है अंतिम शासक देवभूति कौन था, और ये अग्निमित्र के समय हुआ था, ध्यान रखिएगा। अंतिम शासक था आपका वासु अंतिम शासक मंत्री वासुदेव ने हत्या की। और इधर देखिए कण्व वंश, ये तो शुंग वंश था। कण्व वंश 75 ईस्वी से 30 ईस्वी पूरा। एक राजा वासुदेव था जो कण्व वंश का संस्थापक था। तो पूछ सकता है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था। और फिर है आपका सुशर्मन, कण्व वंश का अंतिम शासक। तो ज्यादा कण्व वंश पे ध्यान नहीं देना, शिशु वंश शुंग वंश पे ध्यान देना है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। आने वाले सेशन में अब हम जो रेस्ट पार्ट बच गया है, जैसे बौद्धिज्म, जैनिज्म, ये सबको कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह रिवीजन करते रहिए, एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक है। जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है आप लोग के लिए। और वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।